रेकी है क्या और लोगों को इसके थ्रू किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? रेकी में क्या है, ध्यान के माध्यम से हम अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, हाथों को एक्टिवेट करते हैं, फिर हमारे हाथों में वो पावर आ जाती है, तो हम फिर किसी को टच करके हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को। डिजीज इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज द कॉज विच इज टू बी क्योर्ड। किसी को भगवान को अनुभव करना है तो वो है सेल्फ हीलिंग पावर। अगर तुम्हारी प्यास आधी गिलास की है और तुमने 4 गिलास पानी पी लिया ना, तो ध्यान रखना वो 3.5 गिलास तुम्हारे शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार की तरह जाते हैं। आप तो जबरदस्ती जाके सुबह 7 बजे बैठ जाते हो कि अभी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तुम्हारी घंटी नहीं बजेगी क्या? अरे शरीर खाना पचाएगा तो घंटी बजाएगा। जब खाना पच के नीचे आया ही नहीं और तुम बोलते नहीं मेरे हिसाब से आना चाहिए जी, तो सुबह 7 बजे निकालूंगा जी किसी तरह मोशन। क्या सेंस है भाई? अगर आपने माइंड को ज़्यादा काम देना है तो पेट को काम दो, ये सब जानते हैं लोग। तो हम क्या करते हैं, पेट को काम देते हैं और फिर माइंड से काम लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं पेट को कम देता हूँ, भाड़ा चुकाता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और मैक्सिमम माइंड का यूज करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है जैन जी वेदा पर। आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ, आपकी हर बीमारी, आपकी हर प्रॉब्लम का कनेक्शन आपकी एनर्जी से हो सकता है, इवन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का भी, तो क्या आप मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनर्जी हीलिंग साइंस से भी आगे है? आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एन के शर्मा जी, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रेकी हीलिंग फाउंडेशन चलाते हैं और अब तक हजारों लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। स्वागत है सर आपका हमारी पॉडकास्ट में। मेरा बहुत बहुत सबको नमस्कार जी सर, जैसे आपने हजारों लोगों को ठीक किया है रेकी के थ्रू, इवन बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर को भी ठीक किया है, तो आज हम आपसे कुछ आज की लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं, रेकी है क्या और इसको लोगों को इसके थ्रू किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, रेकी एक है तो जापानीज वर्ड, इसका मतलब है यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी, प्राण एनर्जी। तो ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में चारों तरफ छाई हुई है, सारी चीज़ें उसके कारण ही चलती, हम भी, सब पेड़ पौधे, जानवर, सब। तो इस एनर्जी की ये क्वालिटी या खूबी हमें कभी पता नहीं थी कि हर ह्यूमन बीइंग नेचुरली इस ढंग से डिज़ाइंड है कि वो इस एनर्जी को अपने शरीर का माध्यम बनाकर अपने हाथों से किसी भी लिविंग नॉन लिविंग में उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि हीलिंग कर सकता है वो। तो उसके हाथ एक प्रकार से हीलिंग हैंड से जगन्नाथ है, यूँ समझ लो। उसके हाथ इतने पावरफुल हाथ है कि वो किसी को स्पर्श कर दें और किसी को एक नई जीवनी शक्ति दे दें, तो किसी भी चाहे व्यक्ति हो कि जानवर हो कि पेड़ पौधे हो, उनको एक नई ऊर्जा, एक नया प्राण दे सकता है, क्योंकि इसका नाम ही प्राण ऊर्जा है, यानी कि इट्स ए लाइफ गिविंग एनर्जी। ठीक है ना? तो इसीलिए किसी भी बीमारी में क्या चीज़ हमें चाहिए, देखिए, लो वाइटल फोर्स मीन्स बीमारियाँ ही बीमारियाँ, तकलीफ ही तकलीफ। अच्छी वाइटल एनर्जी का मतलब है रिकवरी फास्ट, जल्दी नवनिर्माण होना, लंबी आयु के जीना। क्यों? मेरी जीवनी शक्ति प्रबल है। और हम कोई बीमारी में रेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी नहीं, रेस्टोर हो, एनर्जी रेस्टोर हो। तो अब आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो हर एक को समझनी जरूरी है कि जब मैं कहता हूँ रेस्टोर, एनर्जी रेस्टोर कर रहे हैं रेस्ट करते करते, तो आपने कहाँ से रेस्टोर कर ली? आपने कहीं 2 पिन प्लग लगाया था क्या? नहीं। जो आपकी बॉडी चार्ज हो गई खुद में हीलिंग तो नहीं। तो ये जो हम इनविजिबल लेवल पर हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं या हम रात को सोते भी हैं, तो आपने देखा होगा कि अपने आप हम जो है धीरे धीरे रिचार्ज हो रहे होते हैं। 5-6 घंटे हमारी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है ना। आप थके हुए सोते हो, ज़बरदस्त थके हुए सोते हो, और आप फिर ज़बरदस्त ऊर्जा लेके उठ रहे होते हो, यानी कि जैसे मोबाइल बुझ गया था, बैटरी चार्ज कर दी, उठे तो पूरा मोबाइल चार्ज था। तो ये कहाँ से चार्जिंग आई आपके अंदर? हमारी बॉडी में ही, आपकी बॉडी में आभा मंडल और चक्र होता है, ऑरा और चक्र होते हैं, जिसको चक्र को एनर्जी जंक्शंस कहते हैं, जो 7 चक्र। हाँ, चक्र क्यों कहते हैं? चक्र मीन्स घूमने वाला, गोल गोल घूमता है और वो शक करता है। जब कोई चीज़ घूमती है तो फिर कुछ न कुछ चीज़ तो शक होती है, या तो छोड़ती या लेती है। ठीक है? और हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एक वाइब्रेटिंग फील्ड है हमारे चारों तरफ, वो उस ऊर्जा को यहाँ से क्राउन से जो है वो एनर्जी रिसीव कर रहा होता है। तो वी आर ओरिजिनली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल फोर्स ऑल द टाइम,
हम ब्रह्मांड के साथ हर पल जुड़े हुए हैं। अगर कोई कहे कि ये आदमी मर गया तो इसका मतलब क्या हुआ? वायर जो जिससे लगा हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो गया जी। सिंपल सी बात है ना। तो रेकी में क्या है कि हम माध्यम बन जाते हैं। एक ध्यान के माध्यम से हम अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, हाथों को एक्टिवेट करते हैं, फिर हमारे हाथों में वो पावर आ जाती है, तो हम फिर किसी को टच करके हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को। तो ये एनर्जी हर व्यक्ति में नेचुरल है, बस थोड़ा सा ध्यान किया, हाथों में एक्टिवेट। यानी कि जैसे 5 इंद्रियां हम नेचुरल वे में यूज़ करते हैं ना, वैसे रेकी भी आपकी नेचुरल है। उसके लिए कोई साधना, सिद्धि, हिमालय, देवता प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन टाइम तो लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, 1% भी नहीं। अगर कोई कहे भाई साहब मैं आंखें खोलने के लिए क्या करूं, तो मैं कहूँगा पालकी उठा और देख। ये एक्चुअल में ऐसी एनर्जी है। देखिए, यू आर अननोन, आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर ये पावर है। जैसे आपके अंदर टेलीपैथिक पावर है, इंट्यूशनल पावर है, थर्ड आई है, सबकॉन्शियस है, ऐसी बहुत सारे पावर है, पर अननोन है। तो जितनी भी सुपर ह्यूमन पावर्स है ना, वो सारे असेसिबल है। यानी कि इसको हम जैसे 5 इंद्रियों को हम बाह्य इंद्रियां बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं अतीन्द्रियां। अतीन्द्रियां मीन्स द इनर सेंसेस। तो जानवर में भी होती है इनर सेंसेस, हमारे अंदर भी होती है, पर हम पूरी जिंदगी भर बाह्य सेंसेस को डेवलप कर लेते हैं, इनर सेंसेस जानते नहीं, इसलिए डेवलप नहीं करते। तो जैसे आजकल की जो लाइफ है पूरा स्ट्रेस से भरी हुई है, लोग जनरली फ़ोन में ही रहते हैं ऑल टाइम, वही उनका सहारा है। तो क्या जो हमारे ये फ़ोन्स चलाने की वो है, तो जो रेडिएशंस आते हैं, तो क्या वो हमारे चक्रास को ब्लॉक करते हैं, जिससे कि हम लोग पूरे टाइम निगेटिविटी में फंसे रहते हैं? डेफिनेटली मोबाइल में रेडिएशन है, और पर माइल्ड है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। कंप्यूटर में है, टीवी में उससे ज़्यादा है, समझे ना, और माइक्रोवेव में है। तो जो भी आजकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डेवलप हो रहे हैं, सब रेडिएशन से भरे हुए हैं। एक तरफ जहाँ इतने नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के साधन डेवलप तो हो चुके हैं, और आदमी करेगा, समय साथ साथ चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि लाइफस्टाइल इन 50-60 सालों में इतनी ज़बरदस्त लोअर लेवल पे चली गई कि जहाँ हमारा फूड जो है आग मशीनों में जाके बर्बाद हो गया, प्रोसेसिंग में चला गया, टॉक्सिक जंक फूड हमारे साथ जुड़ते चले गए, और उसके कारण क्या, और फिर साथ साथ में जितना पहले स्ट्रेस नहीं था, अब स्ट्रेस और फियर और कई कंपटीशन, महत्वाकांक्षाएं सब और जुड़ती चली गई। तो हमारी जो एनर्जी का जो लेवल है ना, यानी कि अच्छी एनर्जी कमाने का हमारा जो रास्ता है वो तो बहुत कमज़ोर हो गया, और जो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं वो साधन ज़्यादा जुड़ गए। तो आपकी एनर्जी इसके मुकाबले में जो पहले थी वो तो बेटर थी, अब धीरे धीरे नीचे जा रही है आपकी, समझे ना। तो सारा गेम क्या मालूम है कि यू लर्न टू डेवलप योर वाइटल फोर्स स्ट्रांगली। आप अपने जीवनी शक्ति का विकास करने के साधन को जुटाएं, जिससे आपकी जीवनी शक्ति इतनी प्रबल रहे कि आपके आसपास कितने भी मच्छर हो, के बैक्टीरिया हो, के रेडिएशन हो, कि गड़बड़ वास्तु हो, कि फलाना कई तरह की चीज़ें, प्लानिटरी इफेक्ट्स भी हो, तो आपका ऑरा अगर प्रतिरोध करने की ताकत रखेगा तो आप उसको लंबे समय तक उसको लड़ पाओगे और उसके नुकसान से बचा पाओगे। अब देखिए एग्जांपल, आपने कभी नोट किया होगा, जिस समय आप कमज़ोर होते हो, बीमार होते हो, तो उस समय कोई भी डीजे बजा रहा होता है या तुम्हारे घर में ज़ोर शोर से बोल भी रहा होता है, तो तुम क्या बोलते हो, ज़रा धीमे बोलो ना यार, ये आवाज़ बंद करो यार प्लीज़, समझे ना। नहीं तो ये हल्की से हल्की ठंड भी है तो बोलते हैं खिड़की बंद करो यार, ठंड लग रही मेरे को, ऐसे। तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी अभी लोअर लेवल पे गई हुई है, तो वो एक साउंड और एक हल्की सी ठंडक को भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे नॉर्मल होके हेल्दी होने लग जाते हो वापस, तो फिर आपको लगता है कि अब तो मैं शादी के अंदर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, 2-2 घंटे तक लोग ढोल बजाए जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। वो साउंड एनर्जी तुम्हें तंग नहीं कर रही अब, है ना। तो और ठंड भी आ गई तो तुम अपने आप को एक आधा स्वेटर पहन के अपने आप को रेसिस्ट कर लेते हो। तो मूल सिद्धांत क्या है कि अपने जीवनी शक्ति को प्रबल बना के रखो, बस ये सारा गेम है बस जी। तो इसलिए रेकी उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट क्या करती है कि जब कोई व्यक्ति रेकी सीख लेता है और रोज अपने समझो उसके हाथ चार्जर बन जाते हैं, तो एवरीडे ही कैन जस्ट अपने आप को रोज डेली एक एक पार्ट को है ना ऐसे चार्ज कर सकता है। तो उससे उसकी एनर्जी हमेशा एक हायर लेवल पे रहती है, इंटैक्ट रहती है। तो वो बीमार है तो ठीक भी होता है,
एनर्जी बढ़ जाने से, और साथ साथ में हमेशा के लिए प्रिवेंशन में चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है रेकी की, इसलिए मैं रेकी लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ लें। तो जैसे अभी आपने बताया सर कि जो हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल हैं, जंक फूड और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब के साथ हम इस रेकी को सीख के तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि जब मैं रेकी सिखाता हूँ ना, देखिए मैं यूँ कहता हूँ कि रेकी कितनी भी अच्छी होने दो, ध्यान कितना भी अच्छा होने दो, योग प्राणायाम कितना भी अच्छा होने दो, शुद्ध हवा कितनी भी अच्छी होने दो, धूप कितनी भी अच्छी होने दो, रेस्ट कितना भी अच्छा होने दो, अगर किसी भी बीमारी का एग्जैक्ट जो रूट कॉज है अगर वो नहीं निकला तो उसका इफेक्ट तो रहेगा ना, फिर प्रभाव तो चलेगा ना। गलत कारण है तो गलत प्रभाव भी मौजूद है। तो ये चीज़ें कितने समय तक काम आएगी? आपके तो मैं रोज़ योगा करता हूँ, लेकिन बीमारी का कारण ऐसी चीज़ है, मौजूद है, तो वो तो आज नहीं तो कल तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ना। थोड़ी देर रेसिस्टेंस के कारण साल 2 साल बीमार होने नहीं देगा मान लो, लेकिन बाद में छोड़ेगा तो नहीं ना। तो जीवन में कभी भी ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी होने दो, अगर कोई आदमी अपने एग्जैक्ट बीमारियों के रूट कॉज को नहीं पहचानता और नहीं निकालता, और स्वास्थ्य के जो नियम चाहिए या जो कारण चाहिए अगर वो सप्लाई नहीं करता, तो समझना कि वो आज नहीं तो कल जो है ये भी चीज़ें उसके काम कभी नहीं आएगी। तभी तो आज बड़े बड़े संत महात्मा जैसे लोग भी ध्यान करते हैं तो भी बड़ी बड़ी बीमारी में उलझ कर उनका भी कैंसर, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक उनको भी आ रहा होता है। बॉडी छोड़ती किसी को नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर जल्दी 50-60 में मर जाते हैं आजकल। लेकिन उन लोग का तो लाइफ स्टाइल सर बहुत अच्छा होता है, जो संत महात्मा। उसके बावजूद भी क्यों? हाँ, नहीं देखो क्या है, मैंने किताब लिखी है महात्मा रोगी क्यों। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि महात्मा वर्ड तो या तो वो अपने आप लगा लेते हैं या हम लोग कह देते हैं वास्तव में, पर वो महात्मा है भी कि नहीं हमें क्या मालूम, समझे ना। होता क्या मालूम है कि जब मैं कई ऐसे भी मैं कई महात्माओं को जानता हूँ, मतलब जो बाबा है या आध्यात्मिक गुरु है, कि जो बैठे हैं और उनका इतना बड़ा बड़ा पेट आया हुआ है। जो आध्यात्मिक जगत में चला गया वो तो प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ता है ना, उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, है क्या नहीं? मतलब देयर शुड बी द एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, हमारे लिए वो प्रेरणा होनी चाहिए ना। लेकिन जब वो खुद ही ऐसे हैं तो उसे तो वो नॉर्मल लोग अच्छे हैं, गांव वाले जो बेचारे दुबले पतले और अपनी रोज घूमने जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जिस गुरु को इतना भी पता नहीं चला, इस कोई भी आध्यात्मिक गुरु को, कि मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो रहा है, मैं अति आहार कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खाना ज़्यादा हो रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। शरीर परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसको सुंदर से सुंदर बना के रखना और प्रकृति के बढ़िया एग्जाम्पल बनकर दुनिया के सामने लाना, वो तुम्हारा काम था भाई। तो इसलिए मैं अगर ऐसे कोई गुरु है तो मैं उनके प्रति मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन खड़ा करता हूँ, और मैं उनके प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं रखता। क्यों? उनको मैं सही गुरु नहीं मानता। फिर गुरु तो वो जो एक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वो एक एग्जाम्पल समाज के सामने हो। जैसे आज भगवान बुद्ध है, आज महावीर है, नानक जी है, अपने कबीर है, सबकी बॉडी देखी होगी एक लिमिटेड, वो अपने शरीर को उतना ही खाना देते हैं जितनी ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमने नहीं देते। तो क्यों? जागा हुआ आदमी समझ जाएगा कि मेरी बॉडी को तो भाड़ा चुकाना है, मैं कोई इंद्रियों के लालच में थोड़ी हूँ मैं, है ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि दुनिया, देखिए मैंने एक शेर लिखा कि ना हमारे डॉक्टर ना हमारे संत, सब बंधे कानून में सबका एक ही अंत, सबको भुगतना है, कोई कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। मैं कहता हूँ कि बीमारी आपके गलत कारणों की प्रतिबिंब है, परछाई है। आपने ये मोबाइल यहाँ खड़ा किया, अब इसकी शेडो पड़ गई। मैं कहता हूँ आप शेडो को क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? बीमारी तो शेडो है, दुख शेडो है। मैं कहता हूँ आप मोबाइल हटाओ ना, जिससे कारण परछाई पड़ रही है। तो मान लीजिए मैं अभी छींक रहा हूँ, आपने मिर्ची फैला दी तो मैं छींक रहा हूँ, तो अब मैं छींक का कितना इलाज करूँगा? रेखी करूँगा, मैं गर्म पानी की सेंक कर दूंगा, मैं होम्योपैथी गोली खा लूँगा, मैं एलोपैथी से दबा भी दूंगा, थोड़ी देर बाद फिर वापस छींक शुरू कर दूंगा। क्यों? मिर्ची तो वही है। तो असली आप क्या कहोगे? भाई साहब ये पहले मिर्ची तो हटाओ, नहीं तो ये तो छींक बंद ही नहीं होगी जी इसकी, ऐसे बोलोगे ना। तो कभी भी ध्यान रखो, डिजीज इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज द कॉज विच इज टू बी क्योर्ड। आज अगर मैं जिस तनाव से मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है, जिस भय से मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है, अगर मैं निर्भयता में आ गया तो लाल हो जाएगा ना मेरा ऑटोमेटिकली। तो लाल करने की जरूरत नहीं है, फियर निकला नहीं कि मेरा चेहरा नॉर्मल हुआ नहीं। तो मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी साइंस में जाओ, आध्यात्मिक है कि नेचुरोपैथी है कि योगा है कि प्राणायाम है,
वर्क ऑन योर रूट कॉज, उसके कारण फिर आप बीमार कभी नहीं पड़ोगे। देखिए, अभी मैं ये बात लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि देखो, जब मैं 25 साल की उम्र तक मैं खाने पीने का बड़ा शौकीन था, तो चटोरा था, बहुत अत्याचार किया शरीर के साथ। और मैं रोज़ खा के क्या सोचता था, जैसे गलत जीवन की मोमबत्ती हम एक लोहे की चादर के नीचे लगा देते हैं, और मैं ऊपर से क्या सोच देखा, आज भी खाया कुछ नहीं हुआ ना, आज भी खाया कुछ नहीं हुआ ना। मैं रोज़ ऐसे सोचता था, कई महीनों तक चलता रहा गलत खाना, लेकिन मोमबत्ती धीरे धीरे ना छेद करती जा रही थी, मुझे पता नहीं चला। फिर एक दिन खट करके मोमबत्ती बाहर निकली, तो हम क्या बोलेंगे, कल तक तो ठीक था जी, अचानक हो गया जी। मैंने एक शेर लिखा कि आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल आएगा कल। तो फल आया, मेरी दोनों किडनी डैमेज हुई, ख़राब हो गई। तो खैर मैंने उसको एक नेचुरल वे से ठीक किया, दवाइयों में मेरा भरोसा नहीं था। लेकिन जब मैं ठीक हो गया ना, क्योंकि हमारी बॉडी में बड़ी ज़बरदस्त, बोलता ना, रियल गॉड अगर अनुभव करना है ना, किसी को भगवान को अनुभव करना है, तो वो है सेल्फ हीलिंग पावर, जो आपको बगैर पूछे आपको स्वस्थ रखने के लिए संघर्ष कर रही है भीतर से। ही इज़ द रियल गॉड विद इन यू। तो उस पर भरोसा किया मैंने बाहर की चीज़ों पे नहीं। तो ठीक हो गया ना, तो उसके बाद कसम मैंने खाई कि आज के बाद मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, ये संकल्प मैंने लिया ना। तो बीमार नहीं पड़ूँ तो क्या चाहिए भैया, जिस कारणों से मुझे बीमारी होती है, मैं वो कारण नहीं रखूँगा भैया साथ में। यानी कि मैं गलत फालतू खाना नहीं खाऊंगा, भूखे बिना नहीं खाऊंगा, खाना खाऊंगा तो होलसम खाना खाऊंगा, और एक्सरसाइज भी करूंगा, थोड़ा टाइम से सो भी जाऊंगा, तो और थोड़ा पॉजिटिव माइंड भी रखूंगा। मतलब ऐसे जो चाहिए हेल्थ के लिए वो मैंने, तो गलत कारण जितने सब निकाल दिए मैंने। तो अब मेरे लिए बीमार पड़ना मुश्किल हो गया, तो मैंने कसम खाई कि बीमार नहीं पड़ूंगा। तो आज 50 साल हो गए, मैं अब 76 में हूँ। मैं ऐसे छाती ठोक के बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्जी के बिना मुझे बीमार नहीं कर सकता। डिजीज़ इज़ ए इम्पॉसिबल वर्ड फॉर मी। क्यों? वो कहता कारण लाओ जी, एक खुजली भी चाहिए ना, तो कहता कारण लाओ तो खुजली करूँगा, नहीं है तो मैं क्यों करूँ। तो हर आदमी को समझना जरूरी है कि बीमार पड़ना शरीर का स्वभाव नहीं है, अब नॉर्मल काम करना शरीर का स्वभाव नहीं है, उसके पीछे कारण नहीं, कारण दो तो शरीर बोलेगा, वरना जिंदगी भर चुपचाप चलता रहेगा। समझे ना? अभी तुम मिर्ची नहीं फैलाओगे, मैं क्यों चीखूं? शरीर को पागल थोड़ी है बैठे बैठे चीखना शुरू कर देगा। चीखने के लिए कारण चाहिए मुझे, तो मैं कारण दूंगा। देते ही मैं अगर 10 कप चाय पीने लग जाऊंगा मान लो, तो एसिडिटी बननी है मेरे को, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मुझे उसके लिए। तो मतलब तो इसलिए संसार में स्वास्थ्य और शांति और आनंद ये कभी प्राप्त नहीं करने पड़ते, ध्यान रखना। कोई आदमी बोले भाई साहब मैं शांति के लिए क्या करूं, तो शांति कोई चीज़ तो है नहीं कि इसके थ्रू शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है ना। शांति, अशांत होना बंद करना तो बच क्या जाता है शांति। तो मैं क्या कहूँगा, अशांत होना बंद कर दे भैया, शांति बच जाएगी। तो स्वास्थ्य के लिए मैं कहता हूँ रोगी होना बंद कर दे, स्वास्थ्य ही बच जाएगा। आनंद तेरा स्वभाव है, तो दुखी होना बंद कर दे, तो तू हर पल आनंद में रहेगा, जैसे एक छोटा बच्चा आनंद में रहता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें नेचुरल है, इनको अचीव नहीं करना पड़ता कोई साधना करके या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके, समझे ना। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए आज मैं अपने हेल्थ के लिए कुछ नहीं करता। मुझे कोई कहता आप क्या करते हैं अपने हेल्थ के लिए, मैं कहता कुछ नहीं करता, हेल्थ के लिए ही कुछ नहीं करता। भूख लगे तो खाता हूँ, नहीं लगे तो इंतज़ार करता हूँ। टाइमली और साइकोलॉजिकल ईटर नहीं हूँ कि टाइम हो गई या सुबह हो गई, आज मैंने खाया नहीं, कुछ तो खाना चाहिए, ऐसा होता है ना, साइकोलॉजिकल होता है आदमी। तो मैं उसके हिसाब से नहीं चलता, मैं मेरी बॉडी के हिसाब से चलता हूँ। मेरी बॉडी मांगेगी एक बार, मांगेगी एक बार दूंगा, 4 बार मांगेगी 4 बार दूंगा, नहीं मांगेगी तो मैं पूरे दिन भी नहीं दूंगा। मेरा शरीर जाने भैया, मेरा शरीर गाइड कर रहा ना मुझे। अच्छा प्यास लगी तो पानी पीता हूँ। मेरे पास पानी पीने के कॉन्सेप्ट नहीं है कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं इतना पानी पीना चाहिए। मैं क्यों उनकी बात मानूं? लेकिन मेरा शरीर मुझको कहता है ना कि इतना ला भैया पानी ला, प्यास लगती तो बोलता है ना पानी ला, है कि नहीं। तो पर जनरली ये जो लोग जो है ना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से सुन लिया। एक आदिवासी आदमी जिसके पास मोबाइल भी नहीं है, कोई जानकारी का तरीका भी नहीं है, वो क्या करेगा? वो फालतू का पानी पिएगा, एक्स्ट्रा सुबह उठ के 4 गिलास पानी पिएगा, फालतू पिएगा। जब तक उसको जानकारी नहीं है तो वो नहीं पिएगा। वो क्या करेगा? सुबह उठेगा,
प्यास है तो नदी के पास जाएगा या कहीं से पानी का सोर्स होगा तो पी लेगा, नहीं है तो बैठा रहेगा। तो है इतनी कॉमन सेंस की बात। एक जानवर को तुम पिला के देखो 4 ग्लास पानी फालतू। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी पीना है ना, लोग क्या समझते हैं कि शरीर कुछ भी व्यवहार कर दो चल जाता है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी प्यास आधी ग्लास की है और तुमने 4 ग्लास पानी पी लिया ना, तो ध्यान रखना वो 3.5 ग्लास तुम्हारे शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार की तरह जाते हैं। शरीर उनको निकालने में, क्योंकि बॉडी की नीड नहीं थी, बॉडी की तो आधा ग्लास नीड थी, आपने एक्स्ट्रा भेज दिया, तो बॉडी के सारा मैकेनिज्म इमरजेंसी की तरह उसको ट्रीट करता है और वो पानी जो एक्स्ट्रा आया उसको निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। देखिए, गर्मी का मौसम में पसीना निकलता है तब तो चलो कोई बात नहीं, बॉडी बाद में पसीना निकाल के एडजस्टमेंट कर लेगी, पर यहाँ तो पसीना भी नहीं निकल रहा है, तो पानी कहाँ जाएगा? तो बॉडी फिर किडनी के ऊपर प्रेशर डालकर उसको पहले भगाती। क्यों? हमारा अगर 7 लीटर पानी, जैसे ब्लड में 7 लीटर हमारा ब्लड होता है, उसमें जो, तो अगर उसके अंदर जरा सा भी पानी का बैलेंस बिगड़ा तो हमारी जान, हमारी मतलब बॉडी में खतरा शुरू हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है ना कि भाई इतना पानी चाहिए, तो एक्स्ट्रा आ गया तो बॉडी धक्का मार के निकालेगी, तो आपको पेशाब ज़्यादा आता है। आप किस बात से खुश होते हो कि हाँ मेरा तो पेशाब आ गया? अरे तुम अपनी बॉडी पर टॉर्चर कर रहे हो भाई, ज़बरदस्ती उसको पिला रहे हो फिर निकाल रहे हो। तो इसलिए डोंट क्रिएट, कभी भी कॉन्सेप्ट मत बनाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करो। तो मैं पानी एक्स्ट्रा कभी पीता ही नहीं। मैं जब भी पीता हूँ जब मेरी बॉडी कहती है अब लाओ भैया, ऐसे। अच्छा, मैं टॉयलेट नहीं जाता जब तक, देखो पेशाब आए तो टॉयलेट करने जाओगे, आप तो ज़बरदस्ती जाके सुबह 7 बजे बैठ जाते हो कि अभी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? तुम्हारी घंटी नहीं बजेगी क्या? अरे शरीर खाना पचाएगा तो घंटी बजाएगा। जब खाना पच के नीचे आया ही नहीं और तुम बोलते नहीं मेरे हिसाब से आना चाहिए जी, फिर कहते हो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गई, फिर मैं चूरन खाऊंगा जी, मैं तो सुबह 7 बजे निकालूंगा जी किसी तरह मोशन। क्या सेंस है भाई? अरे वेट, जब बॉडी में डाइजेशन हो जाएगा तो अपने आप घंटी बजाएगा, जरूर बजाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। वो आंतें बनी उसी पर्पस के लिए ना भाई। आंतें किस लिए डिजाइंड है? आंखें किस लिए डिजाइंड है? देखने के लिए ना। वो तो हर हालत में देखेगी, उसी तरह आंतें हर हालत में मोशन करेगी। पर तुम्हें धैर्य नहीं है, तुम तो वो नियम बना के चलते हो, सुबह सुबह सब लोग 6 बजे 7 बजे चल जाते हैं, मुझे भी 7-8 बजे आना चाहिए। नहीं, वो आता है अगर तुम्हारा खाना पीना सही हो, फाइबर हो, तो 100% आता है, मेरे को शक नहीं है। तो मोशन के लिए ना मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता। मैं कई बार 90% तो सुबह आ जाता है टाइमली मान लो, पर नहीं आया तो कई बार 12 बजे आता है, कई बार दोपहर 2 बजे आता है। मैं क्यों चिंता करूँ अभी क्यों नहीं आया, सुबह क्यों नहीं आया? तेरी मर्जी भैया, मैंने तो खाना से ही खाया, भूख से खाया। अब बॉडी जाने कि आगे का, मतलब मैंने यहाँ से ट्रैफिक ढंग से छोड़ दिया, अब आगे की ट्रैफिक कैसे निकलती है वो बॉडी जाने, क्योंकि खाना हल्का था, भारी था, 4 घंटे वाला था कि 10 घंटे वाला था, उसके अनुसार मोशन होगा। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा कि अल्टीमेटली फॉलो योर बॉडी लैंग्वेज। थक जाए तो सो जाता हूँ, आँख खुले तो उठ जाता हूँ। मैं ये सोच के नहीं सोचता कि 4 बजे उठूँगा, 8-5 बजे, मैं नहीं सोचता। मैं बोलता हूँ मेरी जब आँख खुलेगी तब उठ जाऊँगा। लेकिन सर जो आप बता रहे हैं चीज़, जैसे आपने पानी को लेकर बताया, तो क्या हमारी जो मेडिकल साइंस है वो फिर इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया? नहीं, देखो बेटा, इसमें क्या है कि हम लोगों ने ऐसे खाने चुनाव कर लिए जो बॉडी में हाई टॉक्सिक और हाई एसिडिटी क्रिएट करती है। देखिए, मसाले पानी मांगते हैं, सूखा अनाज खाते हो, रोटी जो पानी सोख देती है वो पानी मांगती है, पराठा पूरी उससे ज़्यादा मांगती है। नॉनवेज और जो भी टॉक्सिक फूड खाते हैं वो बॉडी को वो एसिड बनने से इरिटेशन पैदा करती है, तो पानी की मांग बढ़ती है। तो होता, और ऊपर से अगर तुम कोई दवाई वगैरह खा रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, तो उसमें भी पानी की मांग बढ़ती है। और अधिकतर मेडिकल साइंस क्यों बोलती है पानी पीने के लिए? क्योंकि उनकी दवाइयाँ उनके साथ चल रही होती है, जो भी मरीज उनके पास जाता है तो दवाइयाँ सब गर्म होती है, तो उसके लिए बॉडी में पानी की मांग बढ़ जाती है। और मरीज जो है कई बार आदतन, मान लो उसका बैठा हुआ जीवन है, ज़्यादा पानी की उसको प्यास पता नहीं चल रही, लग भी रही तो काम में डूबा हुआ है, तो इसीलिए उनका कहना गलत है, ऐसा नहीं है। आपने अपनी बॉडी में इतनी हाई एसिड और टॉक्सिक कंडीशन डेवलप कर ली है कि आपको उसके अंदर इतना पानी आपको पीना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने ये ठान रखा है कि साहब मैं तो मसाले खूब खाऊंगा ही, तला हुआ भी खूब खाऊंगा जी, जंक फूड भी खूब खाऊंगा, मांसाहार भी खूब करूंगा, और तो नमक भी खूब खाऊंगा, तो फिर उसको तो ये सब नियम अपनाने पड़ेंगे कि पानी खूब पीना पड़ेगा। क्यों? उसकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। पर अगर मैंने अपना खाना सिंपल कर दिया, नेचुरल कर दिया, देखिए अब मेरा पानी नहीं पीने के पीछे एक रीज़न और भी बता दूँ मैं आपको कि मैं अनाज बहुत कम खाता हूँ।
मतलब मैं अन्न की मात्रा मेरे खाने में बहुत कम है, नमक मेरे खाने में बहुत कम है, तो उसके कारण मिर्ची मेरे खाने में नहीं है। मतलब मैं तो खाने एक बार खाता हूँ, 24 घंटे में एक बार थोड़ा खाना खाता हूँ, और वो भी कम मिर्ची वाला। तो इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सर? नहीं, एनर्जी का जो सिद्धांत है ना बेटा, वो खाने पर निर्भर नहीं है। ध्यान रखना, तुमने कभी एक बात नोट की कि जब तुम शादी ब्याह में तुम घर के काम करते हो तो तुम क्या कहते हो कि नहीं पहले सारे काम निपटा लूँ, बाद में खाना खाऊंगा आराम से, क्योंकि खाना खाऊं तो मैं सुस्त हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद तो एनर्जी आती है ना हमारी बॉडी। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, देखो क्या होता है, अगर खाना खाने से एनर्जी आती ना, तो पहली बात तो सोचनी क्या है, तुमने लंच में तुम ढीले होने लगे 1-2 बजे मान लो, फिर तुमने खाना खाया, तुम्हें लगा मैंने ठीक हो गया। ज़रा सोचो, पेट में गया, अभी तो उसको नीचे उतर के डाइजेशन होके बॉडी को शुगर के रूप में मिलने में उसको 10 से 15-20 घंटे चाहिए। तुम्हें पेट में जाती कैसे एनर्जी आ गई? तुम कभी भी ध्यान रखना कि शेर को पहले भूख लगती है, बाद में खाना खोजने निकलता है। वो यूं नहीं कहता कि नहीं कुछ तो खिलाओ जी, तो भी भागूंगा मैं तो हिरण के पीछे। पक्षी को पहले भूख लगती है, फिर वो दाना चुनने के लिए उड़ता है वो, और कई किलोमीटर तक उड़ता है। तो एनर्जी कहाँ से आई? हम कभी भी ध्यान रखना, अभी अभी के खाए हुए खाने से एनर्जी नहीं आती। एनर्जी हमारे रिजर्वायर में जो बॉडी में रहती है उससे आती है पहले। और सबसे बड़ी बात हर व्यक्ति को क्या समझना चाहिए कि फूड इज नॉट द एक्सक्लूसिव सोर्स ऑफ एनर्जी। खाना जो है वो अपने आप में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपकी बॉडी कम टॉक्सिक तो मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम टॉक्सिक तो लो एनर्जी। अब समझे ना, ये सिद्धांत है। तो अब क्या हो गया कि मेरी बॉडी में है ना, देखिए मेरा अगर मैं खाना बताऊं तो लोग थोड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे और विश्वास भी नहीं होगा। मेरी कैलोरी मुश्किल से शायद 600-700 भी नहीं है पूरे दिन भर की। डॉक्टर लोग कहते हैं 2-2.5 हज़ार खाना चाहिए कैलोरी, बोलते हैं ना, मेरी तो 600-700 भी नहीं है। और मेरे लिए मैं तो अभी 76 ईयर्स में हूँ। मेरी मुसीबत क्या मालूम है? थकूँ तो थकूँ कैसे, हाउ टू गेट टायर्ड। तो अभी तुम्हें मेरी बातें करते तुम्हें महसूस होगा अब शाम के 5 बजने जा रहे हैं, तो मैं कोई स्लो ढीला बात तो नहीं कर रहा हूँ। और मैं ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट आपके पहले कर चुका हूँ मैं, समझे ना, ये मेरा तीसरा पॉडकास्ट है, ठीक है। उसके पहले मैं किसी को 2 लोगों को पास्ता में लेके जा चुका हूँ, तो उसके अंदर 2-2 घंटे बोला हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से अब तक मैं लगातार बोले जा रहा हूँ। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? और मैंने तो अभी खाना नहीं खाया, मैंने अभी रोटी चावल दाल जो नॉर्मल लोग खाते मैंने नहीं खाया। तो मैं फ्रूट्स पे रहता हूँ, नट्स पे रहता हूँ, और एक बार सलाद खा के खाना खाता हूँ, बस ये सिंपल सा मेरा तरीका है। तो फ्रूट्स में एनर्जी है ना, वो लाइवली फूड है ना, वो पूरा पोषण मेरे शरीर को दे रहा है। नट्स मेरी बॉडी को पूरा पोषण दे रहा है। तो उससे ना गंदगी निर्माण नहीं हो रही है। अगर मैं नॉनवेज ज़्यादा खाऊं, अगर मैं रोटी दाल ज़्यादा खाऊं ना, तो मेरी बॉडी टॉक्सिक जो है एसिडिटी पैदा करेगी, तो फिर मुझे थकावट जल्दी आएगी। फिर लोग क्या करते हैं, टॉक्सिक फूड खाते हैं, हैवी फूड खाते हैं, तो उनकी एनर्जी डाइजेशन में ज़्यादा लगी रहती है। यानी कि अगर आपने माइंड को ज़्यादा काम देना है तो पेट को काम दो, ये सब जानते हैं लोग। तो हम क्या करते हैं, पेट को काम देते हैं और फिर माइंड से काम लेने की कोशिश करते हैं, समझे ना। तो मैं पेट को कम देता हूँ, भाड़ा चुकाता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और मैक्सिमम माइंड का यूज़ करता हूँ मैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, लोगों को समझना ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी का सोर्स जो है ना, हमारे रिलैक्सेशन, हमारे सही होलसम फूड, प्राणवान आहार, उसके ऊपर निर्भर है, प्रॉपर रेस्ट के ऊपर निर्भर है। मैं रात को 9:30-10 o'clock सो जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, तो इसलिए मेरी बॉडी में मुझे जितनी चार्जिंग करनी मेरे मोबाइल में, मैं वो चार्जिंग करके उठता हूँ ना, तो मैं क्यों चिंता करूँ कि मेरा मोबाइल जल्दी ख़त्म तो नहीं हो गया कहीं आज, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से। तो और एक अल्टीमेट बात बताने जा रहा हूँ जो लोग नहीं जानते। आप जाके गूगल में सर्च कर लेना, कम से कम आपको 5,000 से ज़्यादा दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जिसको ब्रिदेरियन कहते हैं। उसको कहते हैं जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता है ना, ऐसे वैसे ब्रिदेरियन होते हैं। तो ब्रिदेरियन कौन होते हैं? जो केवल प्राण ऊर्जा पे रहते हैं, जो 20-20 साल से जिन्होंने खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और वो स्वस्थ हैं बिना पानी के। हाँ, बिना पानी बिना खाए, बता रहा हूँ, अभी तक स्वस्थ है, और हमसे उनकी ऊर्जा 4 गुना ज़्यादा है। मैंने उनका इंटरव्यू लिया मेरे पॉडकास्ट पे, मेरे चैनल पे। तो वो जो उमा शंकर जी नाम है,
ही लिव्स ऑन मैक्सिमम ऑन सन। कई कई महीने तक खाना नहीं खाते वो, खाली सूरज के सामने आधा घंटा खड़े हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, फिर बस पूरे दिन ऐसे ही बढ़िया चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं इस एक्सट्रीम पे जीने को मैं मना करता हूँ। मतलब मुझे अगर कोई बोले कि आप वेजिटेरियन बनना पसंद करोगे, मैं तो नहीं करूँगा भैया। मैं तो, भगवान ने मुझे 5 इंद्रियाँ दी है, जीभ दी है, मैं तो मज़ा लूँगा जी खाने का। मैं खाना मतलब उससे मुक्त नहीं होना चाहता। तो एक्सट्रीमिज्म के मैं पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन आदमी ने कम से कम ये डेमोन्स्ट्रेट तो कर दिया कि असली एनर्जी का सोर्स किसमें है, कहाँ है। समझे ना। अभी सब लोग जानते हैं, गूगल में जाके सर्च कर लेना, प्रहलाद जानी एक साधु थे जिसके ऊपर BBC, CNN और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंडियन डॉक्टर्स, सब ने जाकर उनको 10-10 दिन तक अपने कमरे में रखकर उनकी पूरी जांच कर ली। अब वो 70 साल मेरे ख्याल से, अभी रिसेंटली डेथ हुई शायद। कुछ खाते ही नहीं है ना कोई पीते हैं, लेकिन मस्त है, अपने काम कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो मैं ये नहीं कहता कि लोग इसको फॉलो करें, मैं यूँ कहता हूँ कि कभी ध्यान रखना, सही खाना खाने से, और प्राणवान आहार जिसको मैं फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट, सलाद कहता हूँ, प्राणवान आहार कुक फूड नहीं कहता हूँ, और प्रोसेस फूड तो मरा हुआ खाना बोलता हूँ, ठीक है ना। कुक फूड में तो 10% जान होती है, क्योंकि कुकिंग करने के बाद में क्या बच जाता है उसमें, आप उससे फिर जिंदे रहते हो, बस उतना ही। तो लोग कुक फूड पर डिपेंडेंट हो गए, तो उससे फिर ऊर्जा उतनी तो अच्छी मिलती नहीं है, तभी तो लोगों को थकावट होती है। समझे ना। अगर आप प्राणवान आहार खाओ तो आपकी एनर्जी इतनी हाई रहेगी कि आपको थकना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखोगे तो मैंने ये डाला है कि हाउ टू गेट टायर्ड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी। इसलिए शायद आजकल लोग इतने थकने लगे, जो फ्रोजन फूड और माइक्रोवेव। वो बेटा देखो ना, जैसा माल वैसी बिल्डिंग। जितना हो सके होलसम कुदरत ने जो बनाया उसको आग और मशीनों में बर्बाद मत करो, और अपने शरीर को सही आहार दो। लेकिन सही आहार भी काम का नहीं, ध्यान रखना, वो भी जहर है अगर तुमने भूख से नहीं खाया। तो सर, जैसे अभी आपने बताया आपकी कम उम्र में दोनों किडनियां खराब हुई, तो आपने उसको नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक किया, तो तब आप रेखी वगैरह नहीं, उस समय रेखी नहीं थी मेरे पास में। रेखी तो अभी 30 साल पहले आई। तो रेखी से भी उसको सही किया जा सकता है? हाँ, देखिए क्या होता है कि अगर रेखी होती तो शायद मैं और जल्दी ठीक हो जाता। उस समय मैंने उपवास किया, फलाहार किया, मतलब एक्सरसाइज की, योगा किया, प्राणायाम किया, तो उसके कारण थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन रेखी क्या मालूम है, यूँ समझो कि एक्सीलेटर है, वो 50% मेरा काम रेखी कर देती। क्यों? अगर मुझे कोई इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर जैसी रेखी जैसे सप्लाई करती है वो मुझे मिल जाती, तो शायद मेरी रिकवरी जो 4-6 महीने में जाकर हुई, वो मैं शायद 2-3 महीने में हो जाती। आप अगर रेखी में जाएं, रेखी के मैक्सिमम दुनिया के सब मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किए हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। कि आज ज़रा सोचिए, गैंग्रीन, पाँव काला पड़ जाता है तो काटना पड़ता है ना, लेकिन आज रेखी ने उसको 45 डेज में उसको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। मैं आपको फोटोग्राफ भेज सकता हूँ, ठीक है। देखिए, माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत खतरनाक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, जिसमें ना फिर सारे मसल्स आपके काम करने बंद कर देते हैं। अमिताभ बच्चन को भी थी एक ज़माने में ये बीमारी। तो आज ऐसी बीमारी नॉर्मल हो गई। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हाथ पाँव सब काम करने बंद कर देते हैं, वो आज नॉर्मल हो गए लोग, है ना। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये सब बीमारियां हम ठीक करते हैं। आप में ताकत आप में है ठीक होने की। मैं तो हवा के सामने लाके रख देता हूँ और हवा आपको ठीक कर देती है। मैं तो माध्यम की तरह हूँ, समझो। पर हर बीमारी रिवर्स होती है। आपने क्वेश्चन किया था शुरुआत में जब हम मिले थे कि सर हर बीमारी क्योर होती है। देखिए, क्योर का मतलब क्या मालूम है कि अगर उसका के रोग का कारण निकल गया, स्वास्थ्य के नियम मिल गए, तो एक बात हमेशा हर एक को दिमाग में क्या रखनी मालूम है, जब आप बीमार पड़ते हैं ना, तो एक ही फोर्स काम कर रहा होता है, और वो है आप। क्योंकि आप बीमार करने के लिए तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, और शरीर क्या मेहनत कर रहा मालूम है, बीमार नहीं पड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसके कारण हम इतने अत्याचार के बावजूद भी हम इतने सालों तक जिंदे क्यों रहते हैं? क्योंकि शरीर बीमार नहीं पड़ने की कोशिश कर रहा था। नमक तो तुम कई सालों से खा रहे हो, ब्लड प्रेशर चढ़ा तो नहीं। लेकिन जैसे किसी को बुखार आ जाता है नॉर्मली, वो तो शरीर से ही आता है ना, हम मेंटली तो सोचते नहीं कि हमें बुखार नहीं, मेंटली नहीं। देखिए क्या होता है बेटा कि सीजनल हर चीज बॉडी जो है ना, कोई भी सिम्टम लाती है ना, तो वो आपके बॉडी को बैलेंस करने के लिए लाती है। एक बार ध्यान रखना, नेचर ऑलवेज सीक्स बैलेंस। चाहे धरती का हो, अगर धरती में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई तो वो भूकंप पैदा करेगी, या नहीं तो ज्वालामुखी पैदा करेगी।
क्योंकि वो शरीर का बैलेंसिंग करने का तरीका है। तो बॉडी में भी ऐसे ही बेटा कि जहाँ टॉक्सिक कंडीशन आपने विकसित की तो बुखार तो आएगा ही, अगर नहीं की तो नहीं आएगा। अब जैसे आज हम जी रहे हैं 50-60 से, मैं कह रहा हूँ बीमारी मेरे लिए असंभव है, हमें तो नहीं आता ऐसा फालतू बुखार नहीं, हमें तो डायरिया नहीं होता, हमें तो सब फोड़े फुंसी नहीं होते। क्यों? अंदर पेट्रोल चाहिए बाहर की चिंगारी काम करने के लिए, तो मेरे अंदर पेट्रोल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, पेट्रोल देते हैं और सीजनल फिर बीमार भी पड़ते हैं। और चिंगारियाँ मौसम चिंगारियों की तरह, वो तो उसको घर में आग लगाएगा अगर पेट्रोल तो नहीं है, तो नहीं लगाएगा। इसका उदाहरण क्या मालूम है, मेरे दो बच्चे जो बचपन से हमने उसको पाला है, ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने न तो डॉक्टर की शक्ल देखी, न बीमार पड़े, न वैक्सीनेशन लगाया, और न कभी रात को 2 मिनट भी जागे अपनी तकलीफ को लेकर। बच्चे रोए भी नहीं, बता रहा हूँ, रात को जैसे रोते ना बच्चे, कई बार हमारे बच्चे रोए भी नहीं रात को। किस कारण से? लाइफस्टाइल नहीं, हमने उनको, देखो सबसे पहली बात क्या समझनी है, बच्चे की कोई लाइफस्टाइल छोटा होता है क्या, वो कहीं गलत लाइफस्टाइल में जी रहा है जिससे वो रोए? अरे रोने की व्यवस्था तो आप पैदा करते हो भाई। आप बचपन में उसको माँ का दूध के पिलाए, उसको गाय भैंस का दूध पिलाते हो तो परेशान होगा ही। उसको सेरेलैक नेरेलैक मशीन फैक्ट्री मेड उसको आप जो डब्बे बंद उसको आप पाउडर खिला रहे हो तो सड़ेगा ही, पेट में प्रॉब्लम करेगा ही, गैस बनेगी, समझे ना। और माँ और साथ साथ में फिर ब्रेड बिस्किट्स खिला देते हैं बच्चों को, है ना, तो उसके कारण पेट में सड़न होती है, कीड़े पड़ते हैं। तो मतलब क्या होता है, हम बीमार करने की व्यवस्थाएं दे रहे होते हैं। हमने अपने बच्चों को कुछ किया ही नहीं। माँ का दूध दिया 2 साल तक, और 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद जूस फलों पे रखा, तो माँ का दूध और फल। दांत आए तब तक अनाज दिया ही नहीं। क्यों? अनाज अगर उसके पहले चला गया तो पेट में सड़ेगा, क्योंकि दांत नहीं मतलब क्या, अभी पाचन तंत्र तैयार नहीं है भैया, डालना मत, चबाने वाली वस्तु मत देना। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर ही दलिया खिचड़ी बना के मुंह में डाल देते हैं, तो अनाज जाके पेट में सड़ता है। हमने ऐसा नहीं किया। हमने 2 साल बाद जब दांत आए थोड़े 8-10, तो उसके बाद अनाज शुरू किया। तो मतलब कॉमन सेंस से, आज देखो ना, आज गाय का बछड़ा है, उसको 15 दिन में उसको कोई चारा तो नहीं खिला दोगे, वो माँ का दूध ही तो पिएगा। लेकिन जब उसके दांत आ जाएंगे तो वो दूध छोड़ देगा, फिर वो चारा खाएगा। तो हमने भी माँ का दूध 2 साल के बाद छोड़ दिया, फिर उसने अपना चारा खाना शुरू किया। तो मतलब इतनी कॉमन सेंस की बात है। तो बीमार पड़ने के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉज चाहिए, एक अबनॉर्मल कॉज चाहिए। वो कॉज मैंने दिया नहीं, इसलिए बच्चे बीमार नहीं पड़े। सिंपल सा साइंस है। इसलिए ना कोई वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी, ना कभी कोई चेचक हुआ, ना कोई डिप्थीरिया हुआ, ना कोई मम्स हुए, ना कोई सीजनल प्रॉब्लम्स हुई। तो मेरा मानना क्या मालूम है, बच्चे बीमार होते नहीं है, उनको बीमार किया जाता है। तो जैसे सर अभी हम बात कर रहे थे इनक्योरेबल डिसीज के बारे में, तो आप बोल रहे थे कि उनको खुद से इंसान को अंदर से होना चाहिए कि वो ठीक हो सकता है। हाँ जी। तो जैसे सर कोई इंसान है, मान लीजिए उसको आर्थराइटिस हो गया, तो उसको पता है ना कि उसको दर्द है, तो वो आपके पास आएगा, तो वो कैसे अपनी मेंटल स्थिति को वैसे बनाए कि वो ठीक ही हो जाएगा? अगर गलत कारणों से गलत पैदा होना, बीमार होना डेफिनेट है ना, तो सही कारणों से स्वस्थ होना भी उतना ही डेफिनेट है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि बीमार पड़ने के लिए एक लड़ाई चलती है, वो है तुम्हारी, कि तुम बीमार कर रहे हो। लेकिन जब स्वस्थ होना होता है ना, तो दो शक्तियां काम कर रही होती है। एक तुम ठीक होने के लिए स्ट्रगल करते हो, और एक शरीर तुमसे ज़्यादा परेशान है नॉर्मल होने के लिए। ये कभी भी ध्यान में रखना, आपका शरीर सर्वाइवल करने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, नवनिर्माण करने के लिए तुमसे ज़्यादा बेचैन है। रीजनरेशन हो जाता है। हाँ, अरे रीजनरेशन बॉडी का नियम है भाई। अरे तुम्हारे हड्डियों का, जैसे हड्डियों का भी देखो क्या होता है कि बॉडी जो है, पहली बात तो आज जैसे हड्डियां हमने डैमेज की, क्योंकि अब घुटने क्यों खराब हुए, क्यों भाई सर्कुलेशन नहीं पहुंचा जी। कोई अंग खराब क्यों होता है, कि एक पेड़ पौधा क्यों सूखता है, कि भाई अब खाद पानी नहीं पहुंचा जी ढंग से, है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, खाद पानी पहुंचाओ जी। तो सारा खेल क्या है, एक्सरसाइज क्या तो है कि गर्म सेक करो, कि मालिश करो, ये करो, सब है तो सर्कुलेशन पहुंचाने का गेम। तो रेकी भी क्या है, वो भी सर्कुलेशन पहुंचाती है। पर अल्टीमेटली देखिए, जिस कारणों से पेड़ पौधा आपका सूखता जा रहा था, तो जैसे ही आप सूखे हुए पेड़ के पौधे के पास जाते हो, तो आप क्या कहते हो, भैया इसको आपने खाद पानी नहीं दिया लगता है, मालिक को डांट के कहते हो, जरा इसको खाद पानी दो बराबर, चलो कल से। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है,
जिस पेड़ पौधों के कारण, जिसके वो बोलते हैं ना गलत चीज़ों के कारण पानी नहीं जा रहा था, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही थी, वो सब गंदगी निकालता है और फिर उसके बाद में वो अच्छी खाद लेके आता है, अच्छा पानी डालता है, धूप में रखने की कोशिश करता है ना, तो फिर वो थोड़े दिन में हरा भरा हो जाता है। तो सेम साइंस तो है भाई नेचर में, पेड़ पौधों पे साइंस है तो हमारी भी वही साइंस है। होता क्या है कि आदमी जब बीमार पड़ता है ना तो बेचारा इतना अज्ञानता में जी रहा है, क्योंकि बचपन से कभी ये सब जो नॉलेज मिलता नहीं है, वो सीधा तकलीफ होती है डॉक्टर के पास भागता है। और मेडिकल डॉक्टर कौन है? ही इज नॉट ए डॉक्टर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऑलवेज रिमेंबर। मेडिकल डॉक्टर इज ए डॉक्टर ऑफ डिजीज, मेडिसिन, केमिकल एंड डायग्नोसिस। तो मेडिकल डॉक्टर किसका वो है? मेडिसिन का और डायग्नोसिस का। तो वो तुम्हें क्या देगा? डायग्नोसिस कर देगा, मेडिसिन दे देगा, लेकिन तुम्हें हेल्थ नहीं देगा। तो एक सामान्य आदमी क्या करता है? मेडिकल साइंस के पास भागता है, चाहे मेडिसिन आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी कोई भी हो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? कोई चीज़ बाहर से आ जाए मुझे ठीक कर दे। कोई भी मेडिसिन तुम्हारे तनाव मुक्त कर देगी, तुम्हें अच्छा आहार दे देगी, तुम्हें रेस्ट करवा देगी, तुम्हें अच्छी हवा पानी धूप दे देगी, क्या क्या कर देगी ये तुम मेडिसिन ठीक हो जाएगा। मेडिसिन तो मतलब एक केमिकल है जो राहत देगा, या तो रिलीफ दे, या तो वो सजेशन करेगा या स्टिमुलेशन करेगा। तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो देखिए 2-4 दिन मेडिसिन लेना नो प्रॉब्लम, क्योंकि आदमी तकलीफ है तो राहत देना पसंद करता है। लेकिन तुम अगर सोचते हो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर की गोली खाता रहूँ, डायबिटीज़ की गोली खाता रहूँ, मैं जॉइंट पेन की गोली खाता रहूँ और अपने आप को घसीटता रहूँ, तो वो तो फिर अपने आप को बढ़िया धोखा दे रहा है, यूँ समझ लेना। तो फिर वो बीमारी जो है वही रहती है, खाली वो उसको सप्रेस कर करके अपने अंगों को यूज़ कर रहा होता है, और फिर एक समय आने पर वो बीमारी डबल 4 गुना बढ़ जाती है और हम समझते हैं कि हमने बड़े इलाज कराए जी। तो इस तरह से कभी भी ध्यान में रखना, आज तक दुनिया में कभी भी कोई दवाओं से ठीक नहीं होता। और एक बात ये भी ध्यान में रखना, जब भी तुम लंबे समय तक दवा खाओगे, 1-2 दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम लंबे समय तक दवा खाओगे ना तो ध्यान रखना शरीर फिर 2 चीज़ों से लड़ाई लड़ रहा होता है। एक तो बीमारी से लड़ाई लड़ रहा होता है, एक तुम्हारी अनवांटेड जो फॉरेन मैटर आ रहे हैं बॉडी में उससे लड़ाई लड़ रहा होता है। समझे ना? तो सर जैसे मेरी मदर को था आर्थराइटिस, हाँ। तो डॉक्टर्स एक्सरे कराते तो उसमें तो वो बताते कि हड्डी घिस चुकी है। तो जैसे आपने बताया तो वो उस चीज को वापस से जैसे पेड़ तो हरे भरे हो जाते हैं उसमें पानी देने से, लेकिन वो जो हड्डी घिस चुकी है उसको वापस से वो उस शेप में तो आ नहीं जाती। नहीं आती है बेटा। देखो मेरी बात, देखो क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं कि कई बीमारियां इस हद तक दूर तक चली जाती है जिसको कहते हैं ना टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाती है, और जहाँ से इरिवर्सिबल कंडीशन में चली जाती है। ऐसी भी स्थिति होती है कि दीवार इतनी टूट चुकी है पुट्टी करना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति भी होती है। पर अधिकतर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर हड्डियों को कैल्शियम लॉस करने के कारण आपने जुटाया ना भाई, आपका स्ट्रेस, आपका एसिडिक खाना जो आपके कैल्शियम को लूट रहा था, और जो कैल्शियम मिले वो खाना आपने कभी दिया ही नहीं ढंग से, तो फिर शरीर क्या करेगा? अपना कैल्शियम लुटा कर लुटता जा रहा है ना। तो आपकी हड्डी कमज़ोर क्यों हुई? क्योंकि आपने कैल्शियम के लुटेरे बहुत जोड़ दिए साथ में, ठीक है ना। तो अगर आप अपने शरीर में कैल्शियम के लुटेरे बंद कर दें जो कैल्शियम खा रहे हैं, और कैल्शियम देने वाले जो आहार है जैसे नट्स हैं, सीड्स है, तिल है, फ्रूट्स है, सलाड्स हैं, वो आप दे रहे हो बॉडी को, ठीक है। और प्लस अगर खाना दे रहे हो तो उस एरिया में फिर सर्कुलेशन भी इंक्रीज कर रहे हो, चाहे तो एक्सरसाइज करके, मालिश करके, रेकी करके, या कुछ भी करके। तो आप वहाँ पे जब तक देखो सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगा ना तो समझना वो अंग कभी ठीक नहीं होगा। तो रेखी से आप उस जगह को हम एनर्जी देते हैं तो वहाँ की एनर्जी लेवल हाई होने लगती है और वो अंग रिकवर करने लगता है। इसके कारण रेकी से लोगों को फर्क पड़ता है। तो इसीलिए रेकी कैन ब्रिंग यू बैक, समझे ना। देखिए अच्छा फूड, अच्छा आहार, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा रेकी, ये सब अगर मिल जाए ना तो आदमी बाहर आ सकता है। तो इसमें लेकिन असली चीज़ क्या मालूम है, पहले माइंड में ना ये प्यास प्रबल होनी चाहिए कि यार मुझे अपने शरीर को प्यार करना है और अपने शरीर की केयर करनी है, मुझे बीमार नहीं पड़ा। देखिए आज मैं सुबह सुबह उठ के घूमने, मैं 5 बजे घूमने निकल जाता हूँ, तो मेरे माइंड में आता है मैं क्यों सुबह सुबह उठ के 5 बजे इतनी ठंड में भी क्यों निकल गया। तो मेरे अंदर एक डायलॉग क्या आता है, आई कांट अफोर्ड डिजीज़ यार, मैं बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? ये जो लोग चलते हैं ना बूढ़े बूढ़े, जो मैं देखता हूँ पार्क में ऐसे टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं, लकड़ियाँ लेके चल रहे होते हैं, ऐसे झुक झुक के चल रहे होते हैं, अब बीमार पड़े हैं घरों में। मैं बोला आई कांट अफोर्ड ऑल दिस थिंग।
मुझे स्वस्थ रहना है। तो जब तक तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है स्वस्थ रहने की, कभी तो तुम करोगे ना। तो आज मैं क्यों घूमने जा रहा हूं, मैं क्यों फलाहार पे रहता हूं, क्योंकि वो मेरी चॉइस है भाई। आई डोंट वांट टू बिकम सिक इन माई लाइफ। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए जो लोगों में नहीं है। लोग क्या बोलते हैं कि देखिए, सब लोगों को मालूम है कि हवा में जाना अच्छा है ना, ऑक्सीजन अच्छा होता है, धूप अच्छी होती है, रेस्ट करना अच्छा होता है, संगीत अच्छा होता है, नृत्य अच्छा होता है, ध्यान अच्छा होता है, फलाहार खाना अच्छा होता है ना, और प्रेम करना अच्छा होता है, लोगों की सेवा करना अच्छा होता है। सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी उस तरफ बीमार पड़ने पर भागता नहीं है। लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हाँ ऐसा बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आज नहीं तो कल जाऊँगा उस तरफ। आज क्यों नहीं जा रहे हो, अभी क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, अभी तो मैं उस तरफ जाऊंगा जहां मुझे कोई भी मेडिसिन की दुनिया में ऐसी कोई दवा मिल जाए, टोटका मिल जाए जी, जिसमें रोग का कारण निकालना ना पड़े और स्वास्थ्य के नियम पालन कराना पड़े और कोई दवा मुझे रिलीफ दे दे जी बस। तो तुम्हारी असली खोज तो ये है ना भाई, तुम कैसे ठीक हो जाओगे? तुम तो धोखा दे रहे हो अपने आप को। तो इसीलिए हेल्थ के लिए 50 चीजें दुनिया में भरी पड़ी है, तुम्हारे अंदर लूटने की ताकत नहीं। मैं यूँ कहता हूँ, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ने समाये तो क्या कीजिए। हमसे ज़्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, हमसे ज़्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, खूब लुटाने बैठा वो लूट लो जो तैयार है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि रेखी से हम रिवर्सल कर सकते हैं किसी चीज़ का, तो एज रिवर्सल भी पॉसिबल है क्या? आप अगर अमेजोन पे जाओगे ना, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, उसका नाम है ब्लू जोन्स। तो ब्लू जोन्स है ना, उसमें दुनिया के 5 ऐसी जगहों का वर्णन है। इटली, ओकिनावा, सिंगापुर ने, ऐसे कई जगह हैं। इवन हुंजा वैलीज पाकिस्तान की बॉर्डर पे हुंजा वैलीज है, वहाँ पर है ना 105, 110, 120 के सेंटिनल लोग कॉमन है, क्योंकि वहाँ पे कोई मॉडर्न फूड पहुँचा ही नहीं। जो लोकल ग्रो होता है वही खाते हैं, भूख लगे तो खाते हैं, शाम को जल्दी 6-7 बजे सो जाते हैं, शाम को सब मिलके डांस करते हैं, मस्त रहते हैं, अपना खेती में काम करते हैं। तो और न कैंसर है वहाँ, न हार्ट डिजीज़ है, न ब्लड प्रेशर है, न जॉइंट्स पेन है। तो सवाल पैदा क्या होता है, इनको क्या भगवान ने कोई स्पेशल कुछ इनके ऊपर कृपा की है? कृपा आदमी ने अपने आप पे की है, ध्यान रखना। मॉडर्न लाइफ को जी के। हाँ नहीं, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में आए हो तो फिर एक्सरसाइज करो, सही खाना दो ना। मॉडर्न लाइफ की थोड़ी प्रॉब्लम है, आज टीवी रखना के कुर्सी पे बैठना कोई गलत थोड़ी है, पर भाई उठो के अंगों को यूज़ तो करो, समझे ना। आज मैं भी सुबह सुबह 1 घंटा घूमने जाता हूँ, अपने बॉडी को सही आहार देता हूँ, प्रॉपर रेस्ट देता हूँ। तो देखिए, मेरा मानना क्या मालूम है, गरीब की तरह खाओ, अमीर की तरह जियो, मेरा ये सूत्र है। सर जैसे आजकल की जो जनरेशन, जैसे बात हो रही थी स्ट्रेस, तो बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन से भी जूझ रहे हैं। तो डिप्रेशन को मिटाने के लिए, जैसे अब कोई इंसान है वो डिप्रेशन में, तो आपके पास अगर कोई आएगा, उसको आप कैसे हील करेंगे? डिप्रेशन जो वर्ड है ना, वो किस चीज़ को लेकर है मालूम है? वो उसकी जो जीवन का जो सत्य है ना, जो बिटर ट्रुथ है, वो अस्वीकृति का भाव है उसके अंदर। एक्सेप्ट। उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे पैसे क्यों खा लिए, मेरे बाप ने मेरे को प्यार क्यों नहीं किया, ऐसा मतलब कुछ भी कारण है ना। तो अल्टीमेटली ट्रुथ क्या है, एक बाप ने तुझको प्यार नहीं किया मान लो, तो भाई बेचारा उसको भी नहीं मिला होगा, उसको पता भी नहीं है ज़िंदगी में कि प्यार किसको करना कहते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना, दे डोंट नो। आप कहते हैं ना प्यार करो जी, वो तो कैसे करूं, तुमको पाल तो रहा हूं ना, और क्या करूं। तो उनको लगता है कि कैसे करूं, वो ही इज़ अननोन। वो आप अपने स्केल से सोचते हो कि उसका बाप इतना प्यार करता, मेरे को ये मेरा बाप क्यों नहीं प्यार करता, तो तुम कंपेरिजन करते हो ना, स्केल होती है ना। तो डिप्रेशन का मतलब क्या, जो ट्रुथ है तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। घर में कोई मर गया, अब मेरे घर का रिश्तेदार चला गया कोई, मेरे को 1-2 साल से डिप्रेशन में चला गया। क्यों? अब मेरी माँ नहीं जी, मेरा बाप नहीं है जी, मेरा भाई नहीं है जी, मेरा हस्बैंड नहीं है जी, मैं डिप्रेशन में हूँ जी। क्या मतलब? आई डोंट एक्सेप्ट डेथ। तो प्यार में धोखा दे दिया, अरे अच्छा किया धोखा दिया, क्यों? बाद में सारा शादी करके धोखा देता तो और परेशानी होती ना तेरे को, उसके पहले ही दे दिया, अच्छा किया, है ना, लफड़ा खत्म। पर वो कहते नहीं दिया क्यों जी मेरे को, एक्सेप्ट नहीं। तो एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण, देखो पहली बात तो है रूट कॉज को समझो, ठीक करो, वो है काउंसलिंग, और वो माइंड से उससे ठीक होता है। और दूसरा होता है कि आज कोई भी आदमी आपको गाली देता है आपको, तो आप टॉलरेट कब करते हो? जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पे होती है, आप है ना उसको टॉलरेट करते हो। लेकिन अगर एनर्जी लो है तो आप टॉलरेट नहीं करते हो। अभी मान लीजिए
आप ट्रैफिक में, आप है ना भीड़ में जा रहे हो, कोई आपको धक्का देता है तो आप कमज़ोर हो तो आप चिढ़ के बोलते हो, दिखता नहीं है क्या तुमको? तो और वही अगर तुम्हें धक्का देता तो आप यार कोई बोलते भाई साहब जरा संभल के चलो ना, ऐसे तो आप थोड़े अच्छे ढंग से बात करोगे। क्यों? आपकी एनर्जी हाई है। तो कभी ध्यान रखना, डिप्रेशन का मतलब क्या है? लो एनर्जी, और डिप्रेशन वैसे भी लो एनर्जी पैदा कर देता है। तो इंक्रीज द एनर्जी लेवल। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कुछ नहीं करना, डांस करो डेली 20 मिनट, वो इलाज है। योगा करो, प्राणायाम करो, घूमने जाओ, वॉकिंग करो, दोस्तों से मिलो और अच्छी अच्छी फिल्में देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, ऐसा होता है ना। तो दे मस्ट बिकम एक्सट्रोवर्ट, नॉट इंट्रोवर्ट। ध्यान नहीं करना चाहिए। लेकिन सर वो खुद से ही नहीं करना चाह रहा। हाँ नहीं, तो इसीलिए नहीं, तो उसमें क्या होता है कि इसीलिए क्या होता है कि डिप्रेशन में गया हुआ आदमी अगर रेकी कर दें तो रेकी से सैकड़ों डिप्रेशन के लोग हमारे यहाँ पे बाहर निकले हैं। मतलब खुद भी करके निकले हैं और खुद हमने भी, हमारे यहाँ भी हीलिंग की तो उससे निकले हैं। तो डिस्टेंस भी कर सकते हैं हम, प्रेजेंटली भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो मतलब एवरीथिंग इज रिवर्सेबल अगर उसके रिवर्स के कॉज मिले तो, और वो खुद होना चाहे और उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, प्यास पैदा होनी चाहिए ना। ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो नहीं चाहता तो नहीं हो सकता। तो सर इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते। हमने आपसे काफी सारी रेखी की सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश की है। शायद हमारी ऑडियंस को इससे कुछ बेनिफिट्स मिले। मेरा तो एक ही कहना है कि इस दुनिया में आए हो, स्वास्थ्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, समृद्धि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसको पाओ, उसके और उसके लिए जिनके कारण समृद्धि रुकी हुई है, जिसके कारण हेल्थ रुका हुआ है, जिसके कारण आनंद रुका हुआ है, उस कारण को निकालो तो जीवन में खूब स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने रेखी के हर एंगल को समझने की कोशिश की। अब फैसला आपके हाथ में कि आप अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाकर ढेर सारी दवाइयां खाकर उसको ठीक करना चाहेंगे या फिर रेखी सीखकर खुद को बिना मेडिसिन के हील करना चाहेंगे। अगर इस एपिसोड ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड किए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगला एपिसोड किस टॉपिक पर चाहते हैं।